गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर पर। इस वेक्टर के लिए आज हम आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात की थी। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड हमारे पास एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं। इस तरह तो इसको ऐसे ड्रॉ ना करके ब्लैक बोर्ड पे हमने ऐसे ड्रॉ किया था, क्योंकि हम जेड को ऐसे एयर या वैक्यूम में तो बना ही नहीं सकते। तो ऐसे ड्रॉ करके हम इस जेड एक्सिस को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे सिंबल जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के होते हैं कैपिटल होते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। और ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने बताया, इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को डिक्लेयर कर सकते थे। इसमें प्लेन्स रेडी हुए थे हमारे पास, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ये प्लेन हमारे पास रेडी हो रहे थे, और इन तीनों प्लेन्स के बीच में जो ब्लैंक हमें दिखाई दे रहा है, खाली जगह जो हमें दिखाई दे रही है, उसे बोलते थे हम स्पेस। स्पेस। अब एक्स वाई प्लेन को मैं इस ब्लैक बोर्ड पे शो कर सकता हूं, पर वाई जेड या एक्स जेड प्लेन को इस पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि जेड हमारे पास कैसा होता है, इस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर निकल रहा होता है एक्स वाई से। Means these axes are perpendicular of each other. So in this condition Z is perpendicular x and y. इनके परपेंडिकुलर निकल के जाता है। तो हमारे पास इमेज कर रहे थे हम कि कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट अपने पास स्पेस में है। स्पेस में है मीन्स मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पर मजबूरी में हमें यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे उसे रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो हमारे पास जेड एक्सिस कैसे है, जेड एक्सिस ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जो हमें जा रहा है इधर की ओर, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये रहा, और पॉइंट पी यहाँ पर है, इस जगह पर है। एक्स वाई जेड से जो प्लेन्स रेडी हो रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो प्लेन रेडी हो रहे हैं, इनके मिड में है, इस स्पेस में है। तो इस स्पेस में जो ये पॉइंट है P, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे यहां शो कर रहा हूं कि ये ब्लैक बोर्ड में ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P यहां नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये तो यहां पर है। इसको यहां कैसे शो करे, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड पे यहां शो कर दिया, और हमने ये P पॉइंट कहां पर है, स्पेस में है। अगर हमें इस P पॉइंट तक पहुंचना है तो कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें एक्स एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी, तो हमारे पास y एक्सिस पर भी हमें ट्रेवल करनी होगी, तो z एक्सिस पर भी हमें ट्रेवल करनी होगी, तब जाकर इस P पॉइंट पर पहुंच पाते हैं। तो इस कंडीशन में जो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्मॉल x एक्सिस पे जो डिस्टेंस दी हमने वो, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस ली है वो स्मॉल y, और z एक्सिस पे जो डिस्टेंस ली है वो स्मॉल z है, क्योंकि P पॉइंट हमारे पास स्पेस में है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए x, y, z। एक तो तरीका था हमारे पास P पॉइंट तक जाने का कि x एक्सिस पे भी चलें, y पे भी चलें और z पे भी चलें, तब जाकर इस P पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इस P पॉइंट की
लोकेशन आपको बता दूं, ये पी पॉइंट यहां पर था, मैं बता दूं ये पी पॉइंट यहां पर है, तो ये पी पॉइंट यहां है, तो मुझे इस ओरिजिन पॉइंट से सीधे इस पी पॉइंट तक भी पहुंच सकता हूं। तो हमारे पास अगर मुझे बता दे ये पी पॉइंट स्पेस में यहां पर है, मुझे इस ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जब चलूंगा इस पी पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। और मैं बता दूं कि इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 5 मीटर 7 मीटर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो निकल के आएगी मैग्नीट्यूड कि इतनी डिस्टेंस चलिए तो हमारे पास पी पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं, और एक डायरेक्शन निकल के आएगी, पी पॉइंट किस डायरेक्शन में से ओरिजिन पॉइंट से, तो हमारे पास एक आएगी डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आने पर जो हमारे पास यहां पर जो ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट की लोकेशन को बताएगा वो वेक्टर हमारे पास बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब हमने पी पॉइंट को, स्पेस वाले पॉइंट को ब्लैक बोर्ड पे यहां शो कर रखा है, तो हमारे पास इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पी पॉइंट की लोकेशन को मुझे डिक्लेयर करना है। यहां पर यहां है पी पॉइंट, मैंने बता दिया पी पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में चीज चलिए और इतने मैग्नीट्यूड को चलिए, मैग्नीट्यूड हमारे पास, डायरेक्शन हमारे पास है, तो ये जो वेक्टर हमारे पास रेडी हुआ है ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। मींस इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर वेक्टर से, और स्मॉल आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर को इजी वे में हम क्या कह सकते हैं, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिक्लेयर करता है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस पर चलकर भी हम पी पॉइंट पर पहुंच रहे थे, और हमने ओरिजिन पॉइंट से आर वेक्टर अगर चलें तो आर वेक्टर वाले डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अगर हम कवर कर लें तो पी पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो आर वेक्टर हमारे पास वही काम कर रहे हैं जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स कर रहे थे, स्मॉल एक्स कॉमा वाई स्मॉल जेड, ये हमारे पास काम कर रहे थे, वही हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं आर वेक्टर के इक्वल। कि कोऑर्डिनेट से भी हम पहुंच पा रहे थे इस पी पॉइंट पर, कि हमारे पास पी पॉइंट यहां था तो एक्स एक्सिस पर चले, फिर वाई एक्सिस पर चले, फिर जेड एक्सिस पर चले, तो पी पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब सीधे ही हम ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इन कोऑर्डिनेट से भी पी पॉइंट पर पहुंचे, और हमारे पास इस आर वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर से भी हमारे पास पी पॉइंट पर पहुंचे, तो मतलब ये दोनों एक ही काम करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्विवेलेंट हो सकता है किसके, कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स के कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है कि एक्स एक्सिस पर जो हमने ट्रेवलिंग की थी वो थी स्मॉल एक्स, वाई एक्सिस पर जो ट्रेवलिंग हुई थी वो हुई थी स्मॉल वाई, और जेड एक्सिस पर जो ट्रेवलिंग हुई थी पी पॉइंट तक आने के लिए वो थी स्मॉल जेड। तो एक्स एक्सिस पर स्मॉल एक्स डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाते हैं हम आई कैप से। प्लस हम चले थे वाई एक्सिस पर, बाई डिस्टेंस ट्रेवलिंग की थी हमने, पहले एक्स पर गए फिर बाई पर गए। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाई एक्सिस की डायरेक्शन को स्मॉल जे कैप, प्लस एक्स पे गए, वाई पर गए, फिर जेड पर गए, तब जाकर इस पी पॉइंट तक हम पहुंच पाए। तो जेड पर कितनी ट्रेवलिंग है, स्मॉल जेड, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के कैप से। तो हमारे पास एक्स पर, वाई पर, जेड पर चलने के बाद हम इस पी पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं, और आर वेक्टर से भी इस पी पॉइंट तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इन कोऑर्डिनेट्स के इक्विवेलेंट है, कि मतलब ये काम जो कर रहा है वही काम ये कर रहे थे। तो हमने यही तो लिखा है यहाँ पर कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन तीनों में हम चलने वाले हैं
एक्स एक्सिस पर स्मॉल एक्स, वाई एक्सिस पर स्मॉल वाई और के कैप मींस जेड एक्सिस पर स्मॉल जेड की डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर ली जाए तो हमारे पास टोटल हम कहाँ पहुंच जाते पी पॉइंट पर, और आर वेक्टर से भी टोटल हम कहाँ पहुंचते पी पॉइंट पर। तो ये हमारे पास ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। अब हमारे पास इस आर वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पता लग गई कि पोजीशन वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू क्या होती है। अगर हमें इस पोजीशन वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको मॉड्यूलस की फॉर्म में लिख दें, आर वेक्टर को मॉड्यूलस में। तो मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स में कोई क्वांटिटी है, किसी वेक्टर की क्वांटिटी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में दे रखी हो, तो हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में जो मैग्नीट्यूड आ रहे हैं उन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हुए सबको ऐड कर देते हैं, उनका कर देते हैं हमारे पास रूट। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सब मैग्नीट्यूड थे, इन सब का स्क्वायर किया, सबको ऐड किया और सबका निकाल दिया रूट। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ रेडी हो गया। ये तो था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जानने से पहले हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इमेज करें कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद यहां पहुंच जाता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद यहां पहुंच जाता है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी वो मिनिमम लेंथ रिप्रेजेंट करेगी हमारे डिस्प्लेसमेंट को। और हमें डायरेक्शन भी पता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन पता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर आया है तो इसकी डायरेक्शन हो गई है। तो हम कह सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम लेंथ ही रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट को, और उसके साथ उसकी होती है डायरेक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं इमेज करता हूं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि कोई पॉइंट हमारे पास, सपोज कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट P इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में r1 वेक्टर की पोजीशन पे है, मींस r1 वेक्टर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम बनाएं तो ये स्पेस में है P पॉइंट, स्पेस में ही चल रही है बातें, स्पेस में है। तो स्पेस में आने के लिए हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस पर हमें ट्रेवलिंग होगी। तो कोऑर्डिनेट्स रेडी होंगे स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई कोमा स्मॉल जेड। अब डिस्प्लेसमेंट में दो पॉइंट होते हैं, तो हमारे पास पहले पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 हम यहां पर रख देते हैं। अब हम कहें कि ये P पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट यहां कोई पॉइंट Q है, यहां आ जाता है, पॉइंट Q पर आ जाता है, और पॉइंट Q का इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने दिखा दिया r2 वेक्टर है। अब हमारे पास दूसरे पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकाले जाएं, तो दूसरे पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स हम यहां निकालेंगे तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं? इस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्मॉल x कोमा स्मॉल वाई स्मॉल जेड। सेकंड पॉइंट है स्पेस में, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हम यहां रख देते हैं।
अब जब हमारे पास P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उनके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, तो मैं इस पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि R1 वेक्टर इज इक्विवेलेंट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्योंकि मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं वही पोजीशन वेक्टर कर रहे हैं। इस पॉइंट तक P तक हमारे पास पहुंचा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट, तो हमारा R1 वेक्टर भी तो यही P पॉइंट पर पहुंचा रहे हैं। तो इसके हमारे पास पोजीशन वेक्टर से ये हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। ऐसे ही सेकंड पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर इज इक्विवेलेंट, हम क्या लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कि हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हमारे पास इनके वैल्यूज हमने रेडी कर दी R1 वेक्टर R2 वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर थे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, और हमें पता है ये P पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट Q पॉइंट पर आया तो डायरेक्शन हमारे पास है, और P से Q तक आया तो इतनी दूरी इसने तय की होगी, इतनी डिस्टेंस इसने तय की होगी, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम लेंथ आ गई। तो हमारे पास मिनिमम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारे पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा R वेक्टर से, मीन्स डेल्टा मीन्स डिफरेंस, R वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर कहलाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मीन्स जो अपने पास पोजीशन वेक्टर से उनका डिफरेंस निकालना है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकालने के लिए हमने डिफरेंस में लिख दिया इनको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू मेरे पास है, यहां पुट कर देता हूं मैं कि डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर की जगह लिख सकता हूं मैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, z2 k कैप। ये तो हो गई मेरे पास R2 वेक्टर की वैल्यू, माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू को पुट करें तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये वैल्यूज मैंने R1 R2 की यहां पर पुट कर दी। डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट हटाते हैं तो हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यहां तक ठीक है। इस माइनस के साइन को हम इस ब्रैकेट में अंदर लेके जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव x1 i कैप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव y1 j कैप, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव z1 k कैप। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसको देखें तो i कैप इनके पास कॉमन है, j कैप इनके पास कॉमन है, k कैप इनके पास कॉमन है। कॉमन ले लेते हैं कि डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू i कैप, इसके पास से i कैप इसके पास से कॉमन लें तो इसके पास बचेगा x2 और इसके पास बचेगा माइनस x1, और कॉमन लिया था हमने i कैप को पीछे क्यों रखा, क्योंकि जब भी डायरेक्शन की बात आती है, यूनिट वेक्टर की हमारे पास बात आती है तो उसे लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास लास्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉमन को पीछे लिखा है, प्लस j कैप कॉमन लिया इनमें से तो इसके पास है y2 माइनस y1, हमारे पास बचेगा y2 माइनस y1, और कॉमन लिया अपन ने j कैप, प्लस k कैप कॉमन लें तो इसके पास है हमारे पास z2 माइनस z1, और कॉमन लिया k कैप। अब देखें इसको अगर हम तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्विवेलेंट x2 माइनस z1, ये भी डिफरेंस को दिखा रहा है, x डिफरेंस को दिखा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। डेल्टा मीन डिफरेंस, x का डिफरेंस x2 माइनस x1, i कैप
प्लस y2 माइनस y1 को डेल्टा y और j कैप डायरेक्शन प्लस z2 माइनस z1 को डेल्टा z k कैप। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप रिप्रेजेंट करेगा अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि हमने पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाला तो अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी हमारे पास है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये इनके बीच की मिनिमम लेंथ, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना होता मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो कैसे लिखते? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने बताया अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई हो तो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास उसका मॉडुलस निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स के मैग्नीट्यूड है उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हुए उन सबको ऐड कर देंगे और उन सबको रूट में यहाँ लिख दिया जाता है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मींस मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ये थे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।